कई बंदे अपने अनसक्सेसफुल होने का रीज़न किस्मत को बताते हैं। कई लोग बताते हैं कि शायद ऐसा होना ही नहीं था। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और फेलियर का रीज़न ये होता है कि इंसान एक तो ट्राई करना बंद कर देता है, दूसरी बात दूसरों से खुद को कंपेयर करता है। कोई भी इंसान है वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जी रहा है, राइट? नाउ ही कैन बी फेमस, ही कैन बी बिलियनरी, बट माई प्रॉब्लम इज़ दैट वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट गाय। तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ फ्रंट का देखते हो, तुम कुछ बैक से स्टेप्स नहीं देखते हो कि हो सकता है कि उस बंदे ने जो लैडर्स चढ़ी हों वो कितनी ज़्यादा टफ रही हों। तुम देखते हो कि किस्मत से कोई वो उस मुकाम तक पहुंच गया, पर तुम लोग उसका मेहनत का मार्ग नहीं देखते हो, राइट? जहाँ तक मेरी एडवाइस यहाँ पर यही है कि इवन इफ़ यू आर नॉट फेमस, इवन इफ़ तुम्हारे प्लान्स फेल होते हैं, इवन तुम किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हो, पर क्या तुम खुद से ये चीज़ कह सकते हो कि क्या तुम क्लीन हो, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई सिगरेट लगानी शुरू कर दिया, तो अजीब अजीब वीडियोस देखनी शुरू कर दी या फिर कोई रिलेशनशिप पाल के बैठ गए। नहीं, समझ के देखो, इफ़ यू डोंट हैव द बैड हैबिट्स देन यू आर एब्सोल्युटली हैव द चांस। तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपने कम बैक कर सकते हो, किसी काम को बेटर कर सकते हो। अगर तुम शराब वराब में नहीं पड़ते हो, सोच कर देखो, तुम्हारा माइंड भले ही अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो टफ काम कर सके, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतने स्किल्स डेवलप्ड हैं कि तुम वो काम कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है और जो होना चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर। फेमस तो तुम कभी भी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम अभी वेस्ट हो गए, सोच के देखो, तुमने अगर ड्रग की लत पाल लिया तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी, डिप्रेस्ड रहने लग गए, तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी इस कैपेबल ही नहीं रहेगी कि वो उस अचीवमेंट को हासिल कर सके जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली है। ये बड़ी सिंपल सी वर्ड्स हैं जो मैं खुद से कहता हूँ। आई कॉल इट सेल्फ मोटिवेशन। ये रिकॉर्डिंग और ये व्लॉग्स डालने से पहले मैं यही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था, डायरीज़ बनाने के लिए, नोवेल लिखने के लिए। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि ये चीज़ें शेयर करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बातें एटलीस्ट दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, दुनिया तक भी, कुछ दोस्तों तक भी, कि उन्हें पता तो चले कि हार तब होती है जब तुम हार मानते हो, हार तब नहीं होती है जब तुम एक दो बार हार जाते हो। हार लेसन्स की तरह होती है। तुम एक बार सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, गिर गए, तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम कभी चढ़ नहीं पाओगे। तुम फिर दोबारा से चढ़ने की कोशिश करो, यू विल फेल, डेफिनेटली फेल तो होना ही है। कई बार क्या होता है, 99 बार फेल होकर भी इंसान एक बार पास हो ही जाता है। और याद रखो कि वो जो एक सक्सेस होती है वो 99 फेल्स को कवर कर देती है। दैट गोना बी योर मोटिव। अगर तुम स्किल्स डेवलप कर रहे हो, खाली नहीं बैठे हो, हताश होके नहीं बैठे हो, तो तुम्हारे चांसेस हैं। अगर तुम्हारे पास 30 लोगों की भी सेना है और तुम्हारे सामने 10,000 लोग हैं, तो 30 लोग भी एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सेना है। भले ही तुम एक जगह को कैप्चर नहीं कर सकते, बट यू कैन कैप्चर अ स्मॉल स्पेस। छोटा किंगडम कैप्चर कर सकते हो, राइट? किंगडम छोड़ दो, कोई गाँव तो कैप्चर कर ही सकते हो 30 मैन पावर की सेना से। पर कुछ नहीं से तो वो बेहतर है। अब मान के चलो तुमने सेना को कह दिया जाओ जा कैसी तैसी मरवाओ, और फिर तुम्हारी सेना भी गायब हो गई। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हें स्ट्रांग बने रहना है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी इंसान जो खुद से बने हैं उनका तो मुझे पता है। बाकी जो आजकल जिनकी ये बताया जाता है जिनके बारे में कि ये बंदे फेमस हैं या बंदे रिच हैं, बिलियनरी हैं, वो बनाया गया है उन्हें बचपन से, एकदम से नहीं बने वो। ये मत सोचो कि कोई अपनी मेहनत से बना, कोई अपनी मेहनत से नहीं बनता है। कईयों के फादर जो होते हैं वो कंप्यूटर के काम में होते हैं, तो उनके बच्चों को उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उस काम में। तो मैं भी पहले ये सोचता था कि हमारी क्लास के जो टॉपर हैं उनसे मेरी काफ़ी एनवी रहती थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी स्मार्ट थे, उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते थे, प्रेज़ मिलती थी, और हम एवरेज बच्चे, ना तो हम बैक बेंचर्स में आते थे, ना तो हम टॉपर्स में आते थे। मतलब ना तो हम नर्ड्स थे, ना तो हम बिल्कुल ही वॉस थे। बिग ओ, ना बिग ओ था, ना तो क्या था, दूसरा वाला सीन था, मिडम वाला सीन था, जब FOG=GOF के इक्वल हो जाता है, तब सीन हो गया था हमारा। हाँ, यही काम होता है दोस्त लाइफ में। हार मानना, देखो, हार मानो, मैं नहीं कहता कि हार मत मानो, और करियर भी चेंज करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यहाँ काम बन रहा, डेफिनेटली यू विल हैव टू चेंज। एक चीज़ में पूरी ज़िंदगी मत बिताओ। ऐसा ना हो कि तुम एक ही जगह पे गड्ढा खोदते रह गए, वहाँ से पानी निकला रही और फिर तुम्हें दूसरी जगह जाना पड़ गया। ट्राई करो डिफरेंट प्लेसेस पर जाने की, राइट? एक सिटी में काम नहीं बन रहा है तो दूसरी सिटी में जाओ, दूसरी सिटी में नहीं बन रहा तीसरी सिटी में जाओ। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हें सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है। देयर आर ऑल्सो अदर जॉब्स जो कि काफ़ी अच्छी कैची सैलरी देते हैं। बाकी तुम्हें अपना
वर्किंग वीज़ा बनवाओ, फॉरेन कंट्री निकल जाओ, वहाँ पर भी काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। एक पॉइंट और था कि फ़िलहाल जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो इंडियंस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि वाई इंडियंस फॉरेन क्यों जाना चाहते हैं, फॉरेन इंडिया में क्यों रह के काम नहीं करना चाहते। मैं एज ए इंजीनियर तुम्हें बता देता हूँ कि इंडियन फॉरेन क्यों जाना चाहते हैं। लास्ट टाइम हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी जो गुड़गांव की ही थी। अब गुड़गांव से बहुत कंपनी के मैसेज आ रहे हैं। वो एक स्टार्टअप कंपनी थी और उसने जहाँ तक मैं जानता हूँ AIML वाले इंजीनियर्स के लिए 10,000 पर मंथ का पैकेज दिया था। 10,000 पर मंथ। एज आई टोल्ड यू, मेरे गांव में काम करने वाले हमारे जो नौकर है उसकी सैलरी 30,000 है। एंड देन दिस पर्सन, सोच कर देखो, एक इंसान जिसने 4 साल बीटेक में दिए हैं, एक इंसान जिसने बहुत मेहनत की है AIML का काम करने के लिए, और उसके वही बंदे AIML वाले एक ऐसी कंपनी के बाहर खड़े हैं जो 10,000 की जॉब दे रही है और उसके लिए भी उन्हें कम्पीट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है। और यहाँ पर एक 5 साल किसी ने अगर इंजीनियरिंग की हो तो उसकी जॉब सैलरी होती है मेरे हिसाब से 1.5 लाख तक, बहुत मुश्किल से। आधों की तो 50 रहती है, लाख तक भी नहीं जा रही। बाहर अगर तुम काम करते हो तो तुम्हें 1.5 लाख सैलरी मिलती है सिर्फ मैकडोनल्ड्स में। सोच कर देखो, एक मैकडोनल्ड्स में एक काम करने वाला पार्ट टाइम टीनेजर यहाँ के एक इंजीनियर से जिसने 12-12 तक पढ़ाई की हो, जिसने 4 साल बीटेक में दिए हों, उसके बाद डिग्री, क्वालिफिकेशन, स्किल्स ग्राइंड किया हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया हो, और उसे क्या जॉब मिलती है? ही हैव टू वर्क फॉर 9 to 5 जस्ट फॉर द मिनिमम वेजेस। दीज आर द मिनिमम वेजेस। अगर तुम एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के काम के अंदर हो और तुम्हें 1.5 लाख रुपए मंथली मिलते हैं दोस्त, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी ही कंपनी में नौकर का काम कर रहे हो। ये हिसाब होता है। 1.5 लाख कोई बड़ी प्राइस नहीं होता है। मैं एज अ फार्मर तुम्हें बता देता हूँ, जब फार्म से सामान कटता है तो वो भी जाके 12-15 लाख से ऊपर बैठता है, जो कि एक किसान की सैलरी है, जो कि किसान को मिलते हैं। अब सोच कर देखो एक इंजीनियर की हालत क्या होगी। और यही इंजीनियर के ट्रैप में फंस के आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं। हमारी लाइफ का टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हम टाइम सेल कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है जितने प्रोजेक्ट तुम्हें मिलते हैं, क्या कोई एक CEO या कोई बॉस या कोई रैंडम इंजीनियर उन्हें पूरा नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है, बट वो नहीं करना चाहता क्योंकि उसे टाइम बचाना है, उसे मौज मस्ती घूमने फिरने के लिए टाइम चाहिए। दैट्स वाई इस चीज़ को मैं तुम्हें एक और बिजनेस स्किल्स पर समझाता हूँ। मान के चलो तुम, आज मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो गया है, मान के चलो तुम एक कोई, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ₹1 टॉफ़ी, राइट? छोटे से छोटा चलता है। ₹1 की टॉफ़ी का जो स्टॉक होता है, तुम्हें क्या लगता है इसकी कंपनी कितना इनकम जनरेट करती होगी? लास्ट टाइम जो एल्पलीवे, कच्चा आम, मैंगो पाई, जो भी जिसके अंदर वो चूरन होता था, मैं ये सब खाता नहीं हूँ, तो उसकी जो सेल्स थी, बिकॉज आई एम अ डाटा एनालिस्ट, तो उसकी जो सेल्स थी दैट वाज 16 करोड़ 16 करोड़ टर्नओवर, सिर्फ एक रुपए की टॉफ़ी का। नाउ थिंक, प्रॉब्लम ये है इंडिया के अंदर कि कंप्यूटर साइंस को एक फास्ट ट्रैक समझा जाता है कि इसमें बहुत जल्दी आपको सैलरी जॉब मिल सकती है। पर जो लोग इससे मोटा पैसा कमा रहे हैं वो 90% या तो इंस्टीट्यूट वाले हैं या तो उन लोगों की अपनी खुद की कंपनी है, और इसलिए वो लोग इतना बोलते हैं। या तो उनका कोई यूट्यूब चैनल है, या तो सिखा रहे होते हैं। कोई भी जॉब नहीं कर रहा इसके अंदर। जॉब करने वाले वीडियोस बना ही नहीं पाते हैं बिकॉज दे हैव टू वर्क 9 to 5 एंड देन दे हैव टू लीव देयर जॉब्स to start the YouTube channel, and that YouTube channel also depends upon the probability that it's gonna work 50-50%। चांसेस देख कर चलो यूट्यूब पर कितने सारे ब्लॉगर्स हैं। और दूसरी बात है कि लोग ये समझते हैं कि मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर जाने से आप करोड़पति बन जाते हैं। आप करोड़पति मिलियन सब्सक्राइबर हिट करने से नहीं बनते हैं, आप करोड़पति बनते हैं आपकी जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, जो आप स्पॉन्सरशिप करते हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी के अंदर स्पॉन्सरशिप होती है। तो स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, आप दूसरों के एड्स चलवाते हैं और उन एड्स के लिए वो लोग आपको पे करते हैं। फॉर दोज एड्स आप वहाँ से रिवेन्यू जनरेट करते हैं, एड्स से रिवेन्यू जनरेट करते हैं। आफ्टर दैट आप अपनी खुद की कोई ब्रांड क्रिएट करते हैं जिसमें आपने घंटा कुछ नहीं किया होता। बस आप दूसरी कंपनी से, एक कंपनी से खरीदते हैं टी-शर्ट, दूसरी कंपनी से उसे प्रिंट करवाते हैं, और सबसे फालतू घिसा-पिटा आइडिया होता है क्लॉथ्स का। कोई भी यूट्यूब चैनल सबसे पहले क्लॉथ्स के लिए जाता है, कोई भी घिसा-पिटा यूट्यूब चैनल सबसे पहले पॉडकास्ट के लिए जाता है। यू नो व्हाई? पॉडकास्ट सबसे आसान चीज़ है। जिसके पास स्किल्स नहीं होते वो पॉडकास्ट बनाता है, जिसके पास बिजनेस का दिमाग नहीं होता कपड़ों का काम करता है। और दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बिजनेसमैन एंड यूट्यूबर एंड द क्रिंज यूट्यूबर एंड बिजनेसमैन।
अभी फ़िलहाल तुम अपने दिमाग में शांति से बैठ के सोचो, क्या चीज़, क्या बिज़नेस मैं आज स्टार्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा फ़ोन बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, आर्टिफैक्ट्स बेचने वाले, गिफ्ट्स बेचने वाले, या ड्रॉप शिपिंग करने वाले। और यहीं तो तुम हार जाते हो। जो फैक्ट्रीज़ तुम्हें प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो इस चीज़ पे कितना कमाती है? अगर कोई फैक्ट्री, चाइना फैक्ट्री, तुम्हें 100 रुपये का पेन बेचती है, 100 रुपये का पेन बेचती है, और वो जो 100 रुपये का पेन है तुम उसे इंडिया में ला कर बेचते हो। अभी मैंने चीज़ काफ़ी चेक की थी। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, एंड दैट द हैबिट ऑफ एनालाइजिंग। मैं लोग को एनालाइज करना शुरू कर देता हूँ, बहुत बुरे वाला, क्रीपी। तो मैंने क्या किया, उस पेन की मैंने ठीक ठाक कॉस्ट चेक की। दैट वाज फ्रॉम अलीबाबा। अलीबाबा पर क्या होता है कि कुछ साइट्स है, जैसे कि अलीबाबा है और इंडिया मार्ट है। तो ये एक स्टॉक साइट होती है जहाँ पर आप काफ़ी सारे स्टॉक बाय कर सकते हो बाहर से। यही सेम स्टॉक दिल्ली में जाता है, थोड़ा सा प्राइस लगा के शिपिंग का, और वहाँ से लोकल सेलर्स तक पहुँचता है। यही सेम चीज़ नॉर्मली जहाँ पर जाती है, अलीबाबा से लोग इसे मंगाते हैं। शिपिंग चार्जेस की एक ख़ास बात होती है कि शिपिंग चार्जेस वेट के ऊपर लगते हैं। तो अगर आप ईयरफोन्स मंगाते हैं तो आपको के वेट के हिसाब से उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड बिकॉज द पेमेंट वेट के हिसाब से हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप कोड़ियों के भाव में शिपमेंट करवा सकते हैं बहुत सारे आइटम्स का। सोच के देखिए, आप 1000 यूनिट मंगाते हो, वो एक कंटेनर में आ जाएगी, और एक कंटेनर का वेट कितना पड़ेगा? शिप्स वेट के ऊपर काम करती हैं, कंटेनर का वेट और कंटेनर के वेट के साथ आपके प्रोडक्ट का वेट, ना कि प्रोडक्ट की कॉस्ट। आप मतलब अगर कोई ईंट मंगवा रहा है और आईफोन मंगवा रहा है तो दोनों के प्राइस एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि शिपमेंट होता है, प्लेन से ज़्यादा खर्चा आता है। अब ये जो लोग इसे मंगवाते हैं उसके चलने के चांसेस होते हैं 90-10%। 10% चांसेस है कि वो चलेगा, 90% चांसेस है कि वो नहीं चलेगा। नो द रीज़न, जैसे ही आप अमेज़ोन पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे आई वॉन्ट अ पेन। मैंने पिछली बार बहुत पेन खरीदे थे, तो मान के चलो मैं एक पेन सर्च करता हूँ, मैं लिगोस का पेन सर्च करता हूँ, और उस पर लिखता हूँ कि मुझे कैलीग्राफी के लिए एक पेन चाहिए जो कि फ्लैक्स निप के साथ आए। राइट, बहुत फेमस पेन था ये, मैंने बहुत यूज़ किया है। अजीब इंसान हूँ मैं, नवंबर के टाइम में बहुत खर्चे करता हूँ। तो सिंपली जब मैंने वो पेन खरीदा तो मैंने उस पेन को चला के देखा, वो चाइनीज़ कंपनी का पेन था जिसकी कॉस्ट थी 79 रुपीज़, एंड आई परचेज्ड इट इन 400 रुपीज़। यू नो कितनी कॉस्ट होती है? 30 रुपीज़ उसकी शिपमेंट के हटाने के बाद 300 रुपीज़ का मार्जिन उस बंदे ने। और उस कंपनी का नाम भी है कुछ कुछ, यहाँ इंडिया में कुछ कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ नहीं है बस कंपनीज़ बना रखी हैं, वो ड्रॉप शिपिंग पर काम करते हैं और पेन पेंसिल स्टेशनरीज एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक दुकान थी पहले मडिया महल में, नवीन नाम से, तो उसमें पहले बहुत एटीट्यूड था। अब जैसे ही ये ऑनलाइन का सिस्टम है, उसके एटीट्यूड की धजिया उड़ गई, क्योंकि जिस रेट पे वो प्रोवाइड कर रहा था उससे कम रेट पे लोगों तक पहुंच रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग का तो सिस्टम आप ये समझ लो। अब क्या हुआ, ड्रॉप शिपिंग के अंदर कंपटीशन बढ़ता गया। मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग काम क्यों नहीं करता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर जैसे कि उतार चढ़ाव आए एनालिसिस के हिसाब से, उसमें क्या होता है, तो एक ही कंपनी, एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल कंपनीज़ ने बाय किया सेम फैक्ट्रीज से। प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रोडक्ट वॉज सेम एंड नाउ दे हैड द लोगोज भी कंपनी वाले ऐड कर देते हैं। इतना सारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद उन लोगों के पास स्टॉक ज़्यादा हो गए और कस्टमर्स कम हो गए। रीज़न, नकलची इंडियंस हैव कॉपी कैट आदत है। तुम एक शॉप खोल लो, तुम्हें उसी जो सेम रोड होगी उस पर 10 तरह की शॉप मिलेगी। इंडियंस की आदत है कि ये कमा रहा है तो इससे मैं क्यों ना कमाऊँ, नकल क्यों ना करूँ। नकल करते हैं, अकल होती नहीं है, पर कई बार चल भी जाता है। तो सेम यही हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक रुपये के फ़र्क से डील्स छूटती हैं, एक एक रुपये के फ़र्क से। मान लो मैं एक पेन सेल कर रहा हूँ एंड द कॉस्ट ऑफ दैट पेन इज़ 25 रुपीज़। नाउ देयर इज़ द सेम पर्सन हु सेलिंग द पेन, और वो कह रहा है 10 रुपीज़। फ़र्क कितना आया? 4 रुपीज़ का, बट डील छूट गई। और ऐसे ही लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। ऐसे ही एक और कंसेप्ट था, कुछ लोग क्या करते हैं, पेन्स को बंडल में बेचते हैं, 5 पेन एक साथ, और उसके चार्जेस लेते हैं 150, राइट। बट मुझे 5 पेन नहीं खरीदने थे, तो मैंने कोई साइट ढूंढी जहाँ से मुझे सिर्फ एक पेन मिले जो कि 5 में आता है। तो वहाँ पर एक साइट थी एंड द नेम ऑफ द साइट इज़ स्क्यूबू। नाम भी अजीब रखते हैं। ये एक स्टेशनरी की नई साइट है जो बनी है शॉपिफाई की तरह कुछ। तो इन लोगों ने भी यही काम किया। जब मैंने उसको पेंसिल खरीदी तो पेंसिल की कॉस्ट थी 30 रुपीज़, एंड दैट वाज
क्वाइट सेटिस्फाइंग, यू नो, 30। अब क्या होता है वहाँ पर, उसके साथ ही मैंने एक पेंसिल के साथ जब डिलीवरी देखी, द डिलीवरी चार्जेस ऑफ दैट पेंसिल वॉज 60 रुपीज़, ओह सॉरी 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। एट्टी नहीं थे, 60 थे आई थिंक, राइट। 60 की वजह से जब मैंने वो पेंसिल ख़रीदी, पेंसिल नहीं थी वो पेन था, तो वो मुझे पड़ी थी लगभग 80 रुपीज़ की, राइट, मतलब यस 80 रुपीज़ की, 80 से ज़्यादा ही शायद 90। तो 90 में क्या होता है, पर 5 पेन मुझे मिल रहे थे 150 के। इन बंदों ने डिलीवरी के चार्जेस रखे हैं 60 रुपीज़, और अमेज़ॉन पे डिलीवरी फ्री थी। बट वहाँ पर माइंड कहाँ कैसे काम करता है, साइकोलॉजी हमारी ये काम करती है कि वाई शुड आई पे फॉर 5 के साथ क्या करूँ, पेन के साथ 5 पेन का मैं करूँगा क्या, एक जैसी चीज़ों का। और यहीं पर जो 3 का नुकसान हो गया। अगर अमेज़ोन उस चीज़ को प्रोवाइड करता, एक पेन 60 या 70 रुपीज़ में, तो चीज़ अमेज़ोन पे बिक सकती थी। अमेज़ोन का जो खुद का ओनर है उसका, अमेज़ोन उसके अंडर में आता है 60% अमेज़ोन जेफ बेज़ोस का है। थिंक 84% अमेज़ोन पूरे वर्ल्ड ने उसमें अपने स्टॉक्स खरीद रखे हैं। दैट्स हाउ योर कंपनी इज गोना ग्रो। हमारी कंपनी ग्रो करेगी व्हेन यू सेल द स्टॉक्स। जब तुम अपनी कंपनी के स्टॉक्स बेचोगे, शेयर्स बेचोगे, तो तुम्हारी कंपनी ग्रो करेगी। शेयर्स जब बड़े हो जाते हैं तो टूटते हैं और उनसे बनते हैं माइक्रो शेयर्स। अगर मैं सीधे सीधे एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे तुम्हें बताऊं, तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी ट्रेडिंग पर विश्वास मत करो। ट्रेडिंग जैसे वॉरेन बफेट है, तो वॉरेन बफेट क्या करता था, वॉरेन बफेट की जो मदर थी वो एक कंपनी में काम करती थी, जिस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में उन्हें पता था, वो उसके ऊपर स्टॉक्स खरीदते थे, क्योंकि स्टॉक्स का उन्हें पता होता उसकी मदर को, जो भी थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है अच्छे से। बात ये होती है कि स्टॉक्स का कभी किसी को पता नहीं चलता, और ये बात खुद वॉरेन बफेट ने भी कही है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि इसे एनालाइज करके प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखो, हम क्या सोचते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारी बनती है नंबर ऑफ़ गिवन आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। अगर कोई कंपनी है, उसके चलने के चांसेस हैं, तो सोचो वो तब चलेगी जब तुम्हें पता है कि उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, उस पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और वो कंपनी ग्रो कर सकती है। मेरा गला बैठ गया है, हाँ, दी बात थी इसमें।